लोकसभा चुनाव के लिए एनडीटीवी की खास सीरीज है जिसमें हम हर रोज एक नए पहलू को चुनाव से जुड़े संपूर्ण विश्लेषण करते हैं, उसके तमाम एस्पेक्ट्स को आपके सामने डीकोड करते हैं। आज के शो में आप जानेंगे राजस्थान में चुनावी राजनीति के लिहाज से सबसे अहम जाति और इसे लेकर राजस्थान में बिसाई गई चुनावी बिसात। ये जाति है जाट। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल प्रमुख चुनावी दल माने जाते हैं और दोनों ने जाटों को अपनी ओर खींचने के लिए हर चुनाव में पुरजोर कोशिशें की हैं। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में भी यही कवायद साफ तौर पर देखी गई है। हालांकि पूछे जाने पर दोनों ही पार्टियां जातिगत राजनीति न करने के तमाम दावे करती हैं और करेंगे भी, लेकिन सच्चाई सियासी तौर पर यही है कि जाति बिना राजनीति नहीं चलती। राजस्थान में जीत के लिए जाटों का कितना समर्थन जरूरी है, फिलहाल उनका प्रतिनिधित्व कितना है और कहां कहां पर है, और चुनाव दर चुनाव जाटों के विरोध वोटिंग पैटर्न और उनके बिहेवियर में क्या कुछ बदलाव आए हैं, किस पार्टी की तरफ वो ज़्यादा झुके और किसकी तरफ उनका विरोध देखने को मिला, ये सब कुछ इस प्रोग्राम में डिकोड करेंगे। आपके सामने लोकसभा चुनाव से पहले जाटों से जुड़े चुनावी गणित और समीकरणों का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले ग्राफिक्स। ग्राफिक्स दिखाएं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आबादी राजस्थान में जाटों की 12% है, लेकिन लोकसभा टिकट 36% मिले हैं। बीजेपी ने 9 टिकट दिए हैं और कांग्रेस ने 8 टिकट जाटों को दिए हैं। और इससे पहले आपको बताएं कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव से करीब 5 महीने पहले राजस्थान में, उसमें भी जाटों का एक अच्छा खासा प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। 15% करीब विधायक जाटों के चुनकर आते हैं और इस बार भी 32 विधायक जाटों से आए हैं। अब ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं। राजस्थान के चुनाव में केंद्र में है जाट, प्रदेश में 85% जाट 2019 चुनाव में बीजेपी के खाते में गए थे, 13% ही कांग्रेस को मिल पाए। ओबीसी में सबसे बड़ी आबादी जाट जाति मानी जाती है राजस्थान में, और एक दौर में कांग्रेस का एक मुश्त वोट बैंक थे जाट। फिर बीजेपी ने इस वोट बैंक में सेंध लगाना शुरू किया, उनके मुद्दे उठाने शुरू किए, उस तरह के नेतृत्व की बात हुई और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जाट बीजेपी से जुड़ने लगे। पीएम मोदी के केंद्र में आने के बाद मजबूत वोट बैंक बना है जाट बीजेपी के लिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में बीजेपी को जाट जाति से फायदा मिला चुनावी तौर पर। जाटों का वोटिंग पैटर्न और प्रतिनिधित्व इस प्रोग्राम में डिकोड होगा। अगले ग्राफिक का रुख करेंगे। आबादी 12% है, लेकिन लोकसभा टिकट 36% मिल रहे हैं। 12% जाट है, 17 लोकसभा प्रत्याशी जाट जाति से हैं राजस्थान में। आबादी सेंसस के हिसाब से, पिछली सेंसस से बीजेपी ने 9 तो कांग्रेस ने 8 सीटें जाटों को दी हैं। 12% जाट है 2011 की जनगणना के हिसाब से, यानी साइजेबल चंक है। 17 लोकसभा प्रत्याशी हैं इस जाति से और 15% विधायक जाट ही बनते हैं राजस्थान में। औसतन 30 एमएलए जाट चुनकर आ रहे हैं पिछले कुछ विधानसभा चुनाव से। पिछले चुनाव की बात करें 2023, 32 जाट विधायक बने हैं। 2018 चुनाव में 36 विधायक जाट चुनकर आए थे। शेखावटी इलाका जाटों का बहुल माना जाता है। मारवाड़ में भी पकड़ है, पूर्व में भी पकड़ है। और आज के चुनावी सवाल पर नजर, क्या 2019 की तरह बीजेपी जाट वोट बैंक सुरक्षित रख पाएगी? कांग्रेस के आरएलपी सीपीआई गठबंधन से कितना फर्क पड़ेगा? और आखिरी बड़ा सवाल, क्या आरएलडी जैसे दलों के साथ बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है उससे राजस्थान में जाटों को क्या संदेश जाएगा? जिस तरह से चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया बीजेपी ने, तो क्या बड़ा फर्क ये कदम जाटों को खींचने के इस चुनाव में देखने को मिलेंगे? खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद होंगे और दोनों मेहमान कृष्ण कुमार जानू बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और हेमंत भाई गोयल पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। दोनों का स्वागत है हेमंत भाई आपका। और कृष्ण कुमार जानू साहब, आप ही से पहला सवाल लेंगे। आबादी 12% है सेंसस के हिसाब से जाटों की, लेकिन लोकसभा टिकट 36%, जैसा ग्राफिक्स भी आपने देखा होगा। भी 9 टिकट दिए आपने जाटों को, ऐसी क्या खास बात है? क्या बिना जाटों के अब बीजेपी की सत्ता की राह नहीं खुलती राजस्थान से? मुझे ऑडियो नहीं मिल रहा, एंकर का ऑडियो नहीं मिल रहा। जी हेमंत भाई आपके पास भी आएंगे। पहला सवाल मेरा कृष्ण जी से। जी, राजस्थान में जाट जो है ये राजनीतिक रूप से बहुत अवेयर कम्युनिटी है, क्योंकि जब लोकतंत्र में पहला चुनाव हुआ तब सरदार हरलाल सिंह यहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। प्रजामंडल आंदोलन की उपज था। कांग्रेस ने राजे महाराजाओं को छोड़ करके जनता के बीच जाकर के जो काम किया उसका इंपैक्ट था कि राजस्थान में उस समय जाति कांग्रेस का एक माना हुआ वोट बैंक हुआ करती थी।
जी। कालखंड गुजरता गया, सत्ता के साथ संघर्ष और सत्ता साधने की सारी बातें चलती गई, और जिस प्रकार की स्थिति आई, अटल जी ने जिस प्रकार आरक्षण के विषय में जाटों को आरक्षण दिया, तो एक समय आया जब जाटों का बहुमत यानी 80-85% वोट भाजपा के खाते में जाने लगा, और उसके बाद से दोनों पार्टियां बराबर जाटों पे फोकस करती हैं। जाट यहाँ की कृषि प्रधान जाति है। मोटे तौर पर कृषि प्रधान के साथ साथ अटल जी के आरक्षण के बाद सरकारी सेवाओं और नौकरी में बड़ी संख्या में है, और जब कोई जाति खेती में भी और नौकरी में भी मजबूती को प्राप्त होती है तो उसकी प्रधानता को स्वीकार करना पड़ता है, और भारत की दलीय व्यवस्था में ये बातें सच है, स्वीकार की जा रही है। आपने 17 उम्मीदवार बोले हैं, पर मेरे आंकड़े में दोनों पार्टियों ने 9 को टिकट दिया है जी। या तो मैं कहीं गलत कर रहा हूं या आप कहीं गलत हैं, दोनों ने ही। आपने 9 टिकट दिए हैं जी, बीजेपी ने 9 टिकट दिए हैं और कांग्रेस ने भी 9 दिए हैं जी। नहीं, कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने एक सीट वो जो छोड़ी है वो आरएलपी के लिए है, वो उसलिए हमने, क्योंकि वो कांग्रेस गठबंधन हो जाता है, इस लिहाज से वोट तो कांग्रेस वहां जाकर दे रही है। हाँ, तो वो आरएलपी को भी मिला लेंगे, तो आप उस तरह से फिर आरएलपी और अमराराम जो सीकर सीट छोड़ी तो उन दोनों को मिलाकर बिल्कुल निश्चित रूप से 9 बैठ जाता है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो खुद कांग्रेस ने 8 कैंडिडेट्स उतारे। जी, आप अपनी बात खत्म कर सकते हैं कृष्ण जी। तो इसलिए मैं मनीष जी आपको ये बताना चाहता था कि जाट किधर जाएगा की गणित बची नहीं है। जाट तो दोनों पार्टियों में अपनी राजनीतिक उपस्थिति का एहसास करा रहा है, लेकिन राजस्थान में पहली बार मुसलमान को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है। चर्चा तो यही होगी कि वो किधर जाए। जी, निश्चित रूप से उस अल्पसंख्यक को लेकर भी अलग से प्रोग्राम करेंगे, लेकिन फिलहाल आज जाटों पर केंद्रित प्रोग्राम है। हेमंत भाई गोयल, जिस तरह से बात हम कर रहे हैं, 12% आबादी मानी कि 2011 सेंसस में निश्चित रूप से कुछ बदलाव हुआ होगा, लेकिन अभी जातिगत आंकड़े हैं नहीं हमारे सामने, तो उसी आधार पर बात हो सकती है। लेकिन जैसा कृष्ण कुमार जानवी बता रहे हैं, 9 बीजेपी ने टिकट दिया और करीब 9 टिकट कांग्रेस से। कितनी बड़ी अहमियत है जाटों की, आप एक बड़ा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आपका अनुभव है। 2019 की अगर बात करें तो दोनों पार्टियों के बीच में करीब 24.5% का अंतर था। बीजेपी 24.5% ज्यादा वोट लेकर आई राजस्थान में लोकसभा चुनाव में। लेकिन एक खास बात ये देखने को मिली कि कांग्रेस ने मारवाड़ और उत्तर में अच्छा परफॉर्म किया पहले 2014 के मुकाबले, और करीब करीब 10% वोट बैंक यहां पर इन सीटों पर बढ़ाया, मारवाड़ और उत्तर में। क्या आपको लगता है कांग्रेस को आरएलपी से गठबंधन का फायदा होगा इस चुनाव के भीतर शेखावटी और मारवाड़ इलाके में? देखिए मनीष जी, कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा ये कहना मुश्किल इसलिए है कि आरएलपी का अब ग्राफ दिनों दिन गिरता जा रहा है। अभी पिछले दिनों आरएलपी के 2 दिग्गज उम्मीदवार बेनीपाल तो कांग्रेस में चले गए, और पुखराज गर्ग जो इनकी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे वो पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर गए। और देखिए, कोई टाइम ऐसा था जब कांग्रेस का कोर वोट बैंक तो जाट होता था और बीजेपी का कोर वोट बैंक राजपूत होता था। और राजस्थान की राजनीति में राजपूत और जाटों में शुरू से अदावत रही है, और अभी हाल में हमने चूरू में इसका बहुत अच्छा उदाहरण देखने को हमको मिला था। लेकिन अब बीजेपी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ एक राजनीतिक रणनीति के तहत कांग्रेस के तमाम जो जाट राजनीतिक घराने थे उनको एक एक करके तोड़ के बीजेपी में ज्वाइन करवा दिया। चाहे ज्योति मिर्धा की बात करें, रिछपाल मिर्धा की बात करें, जयपुर ग्रामीण से लालचंद कटारिया की बात करें, सुभाष महरिया की बात करें, आलोक बेनीवाल जो राजस्थान की डिप्टी सीएम रही, कमला बेनीवाल जी 3 राज्यों की राज्यपाल रही, उनके बेटे को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करवा दी। तो आज तो कांग्रेस को तो एक तरह से जाट विहीन कर दिया बीजेपी ने। तो अब जो हालात बन गए, हालांकि ये जाटों का जो कोर वोट बैंक जो होता था वो टूटना अटल जी के टाइम से शुरू हो गया था, लेकिन अब आज के हालात में जाटों का बहुत ज्यादा असर अब कांग्रेस में रह नहीं गया है। तमाम बड़े जाट नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अब केवल ये नहीं कह सकते कि कुछ जाट नेता बीजेपी में है, बहुत बड़े लोग, बड़े बड़े नेता इस समय बीजेपी में है। अब अमराराम की बात करें, अमराराम को तो खुद ही पहले 31-32 हजार वोट मिले थे 2019 के चुनावों में। पता नहीं सीकर में क्यों उनको गठबंधन में सीट दी, क्योंकि कांग्रेस के पास लड़ने को प्रत्याशी नहीं है, इसलिए उनको गठबंधन में सीट देनी पड़ी। नागौर की सीट वो खुद यहाँ कोई खड़ा कर सकते थे, लेकिन ज्योति मिर्धा के सामने उनको कोई खड़ा करने को नहीं मिला। उन्होंने मजबूरी में बस हनुमान बेनीवाल को ये सीट दी।
तो आज कांग्रेस के हालात तो बिल्कुल अच्छे नहीं है। तमाम लोग एक एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं और उनका जो कोर वोट बैंक है वो धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। निश्चित रूप से ये आरएलपी से गठबंधन तो समझ आता है, लेकिन सीपीआई के साथ में जाना कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है उस पार्टी का। राजस्थान में लेफ्ट का अक्रॉस द नेशन ही नहीं है, लेकिन राजस्थान में तो खास तौर पर, और फिर उसके लिए सीकर जैसी बड़ी इंपॉर्टेंट सीट छोड़ना और आरएलपी को अपने साथ लेकर आना निश्चित रूप से। लेकिन ये एक बात ये भी है हेमंत भाई, ये भी आप जरा बताइए, क्योंकि जाट समाज में बेनीवाल एक कंपैरेटिवली युवा चेहरा है, अपनी पार्टी का सेल्फ स्टाइल नेता है, बीजेपी के साथ रहे, फिर खुद से अपनी पार्टी उन्होंने मजबूत की और फिर सांसद हालांकि रहे, फिर अब फिर से विधायक बन गए और अब फिर सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। क्या कोई दिशा भ्रम भी लगता है? हालांकि युवा बड़े उनको जाट युवा काफ़ी पसंद करते हैं, अक्सर जब ग्राउंड पर अगर इलेक्शन कवरेज में नाम अक्सर सुनाई पड़ता है, लेकिन आपको लगता है कि युवाओं में कोई एक इन्फ्लुएंस है उनका बरकरार है उस तरह से जैसे आप बता रहे हैं पार्टी तो कमजोर हो रही है? नहीं, देखिए मनीष जी, ये सही है कि नागौर में जो गठबंधन हुआ उसमें इस बात को लेकर कांग्रेस में दो धड़े थे। एक धड़ा तो चाहता था कि बेनीवाल के साथ गठबंधन हो, जबकि दूसरा धड़ा हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये वही हनुमान बेनीवाल है जिसने अशोक गहलोत को पानी पी पी कर कोसा है। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हनुमान बेनीवाल ने लगाए, फौजमार कप्तान भी कहा था, आला कमान तक को इन्होंने भ्रष्टाचार के घेरे में लिया, तमाम तरह से कोसा। तो ये तो निश्चित रूप से कांग्रेस की बहुत बड़ी रणनीतिक भूल है और वही सीकर का है। सीकर में सीपीएम के साथ गठबंधन करते हैं और इनके सो कॉल्ड आलाकमान राहुल गांधी के खिलाफ सीपीएम अपना प्रत्याशी उतारती है। तो ये कौन सी रणनीति हुई? ये क्या समझदारी हुई कांग्रेस की? तो कांग्रेस तो दिशाहीन होकर और एक अलग दिशा में जा रही है। जैसा आज उनके जो नेता थे गोविंद वल्लभ, उन्होंने कहा कि सब कांग्रेस दिशाहीन हो गई है, कांग्रेस तो इस तरह से अब बिल्कुल भटकने की स्थिति में है। तो ये तमाम बातें इस तरह की है। कांग्रेस के सामने केवल एक मजबूरी है चुनाव लड़ने की। ब्रजेंद्र ओला जाट नेता है कांग्रेस के, वो कह रहे साहब मुझे तो जबरदस्ती टिकट दे दिया, मैं तो टिकट लेना ही नहीं चाहता था, मैं तो टिकट के लिए मैंने तो पहले ही मना कर दिया कांग्रेस आलाकमान को, मुझे टिकट नहीं लेना, फिर भी उनको टिकट दे दिया। अब आप देखिए जयपुर से प्रताप सिंह खचरियावास, वो कह रहे हैं कि मैं तो टिकट लेना ही नहीं चाहता था, पार्टी का आदेश है इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। सुदर्शन रावत ने टिकट लेने से मना कर दिया। जालौर सिरोही में जोधपुर से एक तरह से पराजय स्वीकार करके चले गए वैभव गहलोत। अगर पराजय स्वीकार नहीं थी तो यहाँ चुनाव लड़ते ना। ऐसी कितनी बड़ी हार हो रही थी कि उनको जालौर सिरोही भागना पड़ा। और आज अशोक गहलोत केवल एक सीट पर अपना चुनाव प्रचार फोकस किए हुए। वो इतने बड़े नेता है, 3 बार के सीएम है, स्टार प्रचारक है कांग्रेस के, और उनको केवल एक सीट नजर आ रही है जहां पर वो प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो ये तमाम बातें इस तरह की है। कांग्रेस टोटली भटकन की स्थिति में है। गठबंधन को लेकर आपके यहाँ भी 2 खबरें रही पिछले कुछ दिनों में। 2 बड़े जो पहलू हैं, जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल के साथ आपका गठबंधन हुआ और वहीं पर हरियाणा में जो आपकी सरकार थी जेजेपी के साथ में, वो गठबंधन टूट गया। सीमावर्ती राज्य है हरियाणा और शेखावटी से भी किसी तरह से जुड़ा हुआ है। क्या असर मानते हैं आप, क्या संदेश जनता में जाएगा? एक तरफ गठबंधन टूटा, एक तरफ दूसरी पार्टी आपके साथ जुड़ी, आपने भारत रत्न के जरिए साधने की कोशिश की एक जाति विशेष को। आपको ये तो साफ है कि जाटों के बिना आप जो सियासी तौर पर एक जमाने में कांग्रेस का वर्चस्व था, कमोबेश राजस्थान में उसको बनाए रखने के लिए जरूरी है। निश्चित रूप से राजनीति में जिन जातियों का वर्चस्व होता है उनको साधने की कोशिश सभी राजनीतिक दल करते हैं। हरियाणा की परिस्थिति अलग है, उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है। वहां पर उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को साथ लेकर आने के पीछे की स्थिति स्पष्ट है, आपको भी समझ में आ रही है कि यादव है, मुसलमान है, और वहां की जो पॉलिटिकल सिनेरियो में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का जाटों का, चरण सिंह जी की विरासत की राजनीति का जो काम चल रहा था, उस सब को साधने के साथ साथ जिस प्रकार वहां पर जाट वर्सेस मुसलमान का संघर्ष रहा और उसमें जिस प्रकार अखिलेश यादव की सरकार में जुल्म हुए, तो जाट भी चाहते थे कि बाबा की सरकार बनी रहे और वहां शांति बनी रहे, तो जाट भी आना चाहते थे। संयोग से चौधरी चरण सिंह जी का जो भारत रत्न जारी हुआ, उसके बाद एक अनुकूलता का वातावरण बना और वहां जयंत चौधरी भाजपा के साथ गठबंधन में आए। हरियाणा की अपनी परिस्थिति है, वहां जाट 20-22% की आबादी में है, जिस प्रकार लगातार 10 साल से भाजपा का मुख्यमंत्री है, और वहां की जो जाटवादी राजनीति है उनको ये कभी भी अच्छा नहीं लग रहा था कि गैर जाट मुख्यमंत्री बने, और उसके कारण एक विचित्र प्रकार का विभेद वहां पर था। उस सारे के बीच
ये परिस्थितियां बनी कि चलती हुई सरकार और मुख्यमंत्री को हटना पड़ा, मंत्रिमंडल को हटना पड़ा, नए मुख्यमंत्री आए, नए मंत्रिमंडल बना। हरियाणा की अपनी परिस्थिति है। राजस्थान में इंपैक्ट की जहां तक बात है, अब जाट जाति राजनीतिक रूप से उतनी अवेयर जरूर है कि अपने हितों को साध सके। दोनों राजनीतिक दलों ने एनडीए इंडी गठबंधन ने 7+2 करके 9 सीट दी है, भाजपा ने अकेले 9 सीट दी है और डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी भाजपा की सरकार है, राजस्थान के प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और जाट बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, तो वो भाजपा के खिलाफ जाएंगे ऐसी स्थिति है नहीं, क्योंकि सत्ता का जो लाभ है वो सत्ता में रहकर उठाने की जो आदत है अब जाटों में भी शुमार होती जा रही है और इसलिए जाटों की पोलिंग मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी, इस बात से इनकार नहीं किया गया। लेकिन कृष्ण कुमार जानू जी, जो दूसरे निश्चित रूप से मतदाता हर जाति और वर्ग के होते हैं, जो दूसरे जाति और वर्ग के मतदाता इस वक्त पर शो देख रहे होंगे, उनके मन में सवाल जरूर होगा कि 18% आबादी वाले तबके भी हैं राजस्थान में। मैं अगर बात SC/STs पे आऊंगा तो उनसे ज्यादा नंबर है जाटों से, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व उस तरह से दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा क्यों? देखो, जो जाट जाति है वो सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ती है। दौसा में सामान्य सीट है, लेकिन दोनों ही दलों ने वहां पर रिजर्वेशन वाली जाति मीणा को टिकट दिया है। अगर कुल मिलाकर जातीय विश्लेषण कर लिया जाए तो मुसलमान की आबादी दौसा ST सीट है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दौसा ST सीट ब्राह्मण को 2 बीजेपी ने, 1 कांग्रेस ने, राजपूत को 3 बीजेपी ने, 2 कांग्रेस ने, बनिया को 2 बीजेपी ने, 1 कांग्रेस ने। जातीय विश्लेषण का राजस्थान की 25 सीटों का अगर हम करते हैं तो जाट को अधिक सीट मिलना दोनों पार्टियों ने दिया ना, दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है और अन्य जातियों को ये याद दिला करके या इस विषय पर चर्चा करके, वैसे तो देखो जाति के आधार की चर्चा हिंदुस्तान के इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि चुनाव से पहले जाति, धर्म और संप्रदाय की चर्चा करके मतदाता को भ्रमित नहीं किया जाए। लेकिन भारत में मीडिया को अभिव्यक्ति की आजादी है, वो विषय पर चर्चा करे तो अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जातीय आधार पर विश्लेषण करके चुनाव को जाति, धर्म और संप्रदाय के सांचे में ढालने की कोशिश कदापि नहीं हो। ये देश के भी हित में है, प्रदेश के भी हित में है और हमारे लोकतंत्र के भी हित में है। लेकिन क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी हम चर्चा कर रहे हैं, सब प्रकार की बातों के बावजूद जिस विषय पर जाट को लेकर जो अतिशोक्तिपूर्ण चर्चा है, तो दोनों पार्टी ने नो दिया है, किधर जाएंगे? दोनों बराबर जाएंगे नहीं, बल्कि खुद के भी दल अब तो मौजूद है राजस्थान में। जिस तरह से RLP की बात कर रहे हैं, गठबंधन हुआ कांग्रेस के साथ में, और आपका खैर दूसरे प्रदेशों में गठबंधन हो रहा है। अब सवाल क्योंकि मोटे तौर पर इसीलिए क्योंकि बाकी जातियों और वर्गों के जहन में भी सवाल होगा, क्योंकि आप ये मानते हैं कि जाट बड़ी पॉलिटिकल अवेयर बिरादरी है, इसलिए उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा जरूरी है वो पार्टियों के हित में, क्योंकि वो एक्टिव हैं इस तरह से पॉलिटिकली। हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से जानू साहब का ये आर्ग्यूमेंट कि क्योंकि जाट जो जाति है वो बड़ी पॉलिटिकली वाइब्रेंट है, एक्टिव है, बड़ी अवेयर है और चुनावी राजनीति के लिहाज से, समीकरणों के लिहाज से और जीत हार के लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफी सीटों पर इन्फ्लुएंस है, चाहे वो मारवाड़ और शेखावटी हो या फिर पूर्व के इलाके हो। आपका क्या मानना है कि जो दूसरे तबके हैं उनको कहीं रॉन्ग मैसेजिंग नहीं होती है? नहीं मनीष जी, देखिए क्या होता है कि कांग्रेस आलकाबाद जिस इशू का झुंझुना बजाता है ना, बीजेपी उस इशू का शंखनाद कर देती है। कांग्रेस ने ओबीसी का झुंझुना बजाया तो बीजेपी ने उसके जवाब में इस तरह का शंखनाद कर दिया कि आप ओबीसी की बात करते हैं, हम ओबीसी को कहीं कोई जगह नहीं देते, तो ये लीजिए, हम ओबीसी को ये इतनी सारी प्राथमिकताएं हम दे रहे हैं। जब कांग्रेस इस तरह की बचकानी बातें करती है तो पॉलिटिक्स में उसका जवाब उसी तरीके से देना पड़ता है। अब मैं राजस्थान की जाट राजनीति की बात और आपसे जरा कर लूं जी। भाजपा ने 11 चेहरे बदले, लेकिन और वो चेहरे बदले रामचंद्र बोहरा और सुभाष बहेड़िया, दोनों बड़ी जीत के अंतर के चेहरे उन्होंने बदल दिए, लेकिन जो जाट चेहरे थे वो उन्होंने नहीं बदले। अजमेर से भागीरथ चौधरी विधानसभा चुनाव हार गए, उसके बावजूद भी उनको MP का टिकट दिया। बाड़मेर से कैलाश चौधरी, पाली से पीपी चौधरी जी, और ज्योति बिरला जो कांग्रेस से आई विधानसभा का चुनाव हार गई, उनको भी कांग्रेस ने MP का टिकट दिया। तो जाट बेल्ट को अब एक बहुत बड़ी राजनीतिक रणनीति के तहत कांग्रेस ने साधने का काम किया है। और एक बात और मैं राजस्थान के लिए बता दूं, अशोक गहलोत ने हमेशा, ये एक बहुत कड़वा सत्य है, अशोक गहलोत ने हमेशा जाटों को ठिकाने लगाने का काम किया, उनका पॉलिटिकली उनको फिनिश करने का काम किया। हम पुरानी समय की बात कर ले, परशुराम मधेना
किसी टाइम चीफ मिनिस्टर के दावेदार होते थे, उनकी जगह अशोक गहलोत 1998 का तो चुनाव उनके नाम पे लड़ा गया था। हरीश चौधरी की हम बात कर ले, रामेश्वर डूडी की हम बात कर ले, तमाम ये जो बड़े जाट नेता थे उनको कहीं पर भी उन्होंने एस्टेब्लिश नहीं होने दिया और उनको उन्होंने फिनिश कर दिया। तो ये अशोक गहलोत से भी बहुत गहरी नाराजगी है राजस्थान के जाट कांग्रेस नेताओं की। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि कांग्रेस के बड़े जाट नेता कांग्रेस भी इसी वजह से कांग्रेस ने भी उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से कोई भी जाट मुख्यमंत्री नहीं बन पाया कांग्रेस के भीतर से। और जिस तरह से आप अशोक गहलोत का पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का जिक्र कर रहे हैं, एक जमाने में जो 98 चुनाव हुआ था वो तो कमोबेश जाट चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने पर हुआ था। इसके चलते कांग्रेस को 153 सीटें मिली। जाते जाते कृष्ण जी आपसे आखिरी सवाल, जिस तरह से हेमंत जी बता रहे थे कि आपने हारे हुए प्रत्याशियों को भी रिपीट कर दिया, जो कि बीजेपी की बड़ी शैली नहीं है उस तरह की। आपने विधानसभा चुनाव हारे और उन प्रत्याशियों को भी, सांसदों को आपने रिपीट किया है। क्या ये पॉलिटिकल रिस्क नहीं है आपके लिए? देखो, अजमेर की सीट पर ये हुआ है। अजमेर में वहां पर विधानसभा का चुनाव जो है वो भागीरथ चौधरी को लड़ाया गया था, लेकिन वो सिटिंग सांसद भी थे और उनको, जैसा कि हेमंत भाई कह रहे हैं, निश्चित रूप से ओबीसी का जो स्लोगन कांग्रेस लेकर आई थी तो उस काउंटर का मैनेजमेंट करना जरूरी था और वहां पर जिस प्रकार के चेहरे को लाना चाहिए था वो सिटिंग सांसद थे, उन्हीं को रिपीट किया, सुमेधानंद जी को रिपीट किया। ज्योति मिर्धा विधानसभा चुनाव हार गई थी, आपने उन्हीं पर दाव लगाया फिर से लोकसभा में। अब क्योंकि कई बार लोग है ना एसपी की परीक्षा में फेल हो जाते हैं और थानेदार की परीक्षा में पास हो जाते हैं, कई बार थानेदार की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, आईपीएस की परीक्षा में पास हो जाते हैं। तो फिर आप छोटी परीक्षाएं दिलवा क्यों रहे थे उनको? सीधी आपको बड़ी परीक्षाएं दिलवानी चाहिए थी। खैर समय भारतीय जनता पार्टी प्रयोगधर्मी पार्टी है और समय अभी कम है कृष्ण जी, ठीक है करती है जी, उसमें शायद दूसरे राजनीतिक दलों में साहस भी दिखाने का है नहीं। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी जो साहस आपने दिखाया उसका नतीजा क्या रहता है। जो 4 जून को आप नारा दे रहे हैं वो किस तरह से इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं नतीजे। जाट वोट बैंक किस तरह से आपके पक्ष में आएगा या फिर कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, देखने वाली बात होगी। 4 जून को ही पता लगेगा इस बात का जब नतीजे आएंगे। एनडीटीवी की चुनावी डिकोड में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।